नसीहत पर सियासत। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में नड्डा की नसीहत पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में छत्तीसगढ़ के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को बुलाया गया है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को संगठन के नेता सरकार में रहकर कामकाज के तौर तरीके बता रहे हैं। सोमवार को पहले दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों की क्लास लेते हुए कहा है कि व्यवहार ऐसा हो कि जब जनता के बीच जाएं तो शर्मिंदगी महसूस न करें। जनता के बीच अपने आप को बड़ा महसूस न होने दें, क्योंकि जनता बड़ी है। ग्राउंड पर रहें, साधारण बनकर रहें। जेपी नड्डा ने हिदायत दी है कि मीडिया में सोच समझकर बयान दीजिए। कोई ऐसा बयान न दें जिससे पार्टी की छवि पर बुरा असर हो। किसी भी विषय पर अनावश्यक टिप्पणी करने से बचें। किसी तरह की भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं हो, यह ध्यान रखें। जेपी नड्डा ने यह वार्तालाप बंद कमरे में किया था, लेकिन बंद कमरे से जो कुछ मीडिया में आया उसके बाद कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैस ने कहा है कि जेपी नड्डा ने माना है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए नड्डा ने हिदायत दी है कि क्या किसी प्रशिक्षण शिविर में दी गई सलाह के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और कांग्रेस के अनेक नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जो कार्रवाई हो रही है उस विषय में कांग्रेस का क्या स्पष्टीकरण है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग, चाहे वो हमारे संगठनात्मक दृष्टि से हो, चाहे जनप्रतिनिधियों का हो, चाहे बूथ लेवल का हो, चाहे प्रांत जिले का हो, तो सभी प्रकार का ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैंने पहले भी कहा है, ये कोई नया विषय नहीं है। ये हमारे कार्य पद्धति की, हमारी योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इस दृष्टि से और ये अभी विभिन्न सत्रों से होकर गुजरेगा। जितने भी राष्ट्रीय स्तर के हमारे सभी वरिष्ठ जन हैं, हमारे समापन समारोह, हमारा समापन उद्बोधन मार्गदर्शन आदरणीय हमारे अमित शाह जी का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का होगा। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से लेकर आदरणीय देव संतोष जी से लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं का, शिवराज जी चौहान है हमारे केंद्रीय मंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हो, हमारे भी सतीश जी हैं, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी हैं। सभी का मार्गदर्शन अलग अलग विषयों पर सत्रानुसार होगा। हम इसी चीज़ को तो लगातार कहते आ रहे हैं कि 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, पूरी सरकार मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता की, किसानों की, युवाओं की, यहाँ की माता बहनों की, सभी वर्गों की, उनकी गाड़ी कमाई कि पैसा को अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। अगर जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उनको कहना पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार से हमको दूर रहना चाहिए, मतलब उनको पता है कि छत्तीसगढ़ में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रही है और इसी का नतीजा है कि उनके नेताओं को वो नसीहत दे रहे हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक सोनी जी, जो कि भाजपा नेता हैं। शस्त्रांशु पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता, कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। साथ ही गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ हैं। स्वागत है सभी का। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सबसे पहले रुख करेंगे बीजेपी प्रवक्ता का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात की जाए आलोक जी, जिस तरीके से आपके पार्टी ने जो है एक पाठशाला का आयोजन किया है, जिसमें सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को नसीहत दी गई है, और साथ ही इसमें बात की गई है भ्रष्टाचार से बचने की, और भी पहलुओं पर बात की गई है। तो जो पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती हो, जो सुशासन दिवस मना रही हो, सुशासन की सरकार कहलाती हो, उसको भ्रष्टाचार की बात पर पाठशाला लगानी पड़ी है, तो क्या मान लिया जाए कि अभी तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए नेता थे आपके, जो आपको पाठशाला की जरूरत पड़ी है? कपिल जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने ये जो बात कही बहुत गंभीर बात है कि आज एक राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और हम अपने उन सभी सांसदों और विधायकों के समक्ष में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं
और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आग्रह कर रहे हैं हमारे विधायकों और सांसदों से कि भ्रष्टाचार की जो बेड़ियां है उससे दूर रहने के लिए आपको क्या करना है, ये नसीहत दे रहे हैं। तो वो हमारे आग्रह की घर जरूरत के आखिर बड़े क्यों आन पड़ी आलोक जी, कपिल वही जी, सवाल है मेरा। हाँ सुनिए ना कपिल जी, सुनिए मेरी बात को। देखिए जब आप हम अपने परिवार में होते हैं, अपने घर में होते हैं, तो हम चाहे कुछ गलत करें हो या ना करें हो, हमारे बड़ों का जो फर्ज बनता है वो समय समय पर हमें रास्ता बताते हैं और अपने जो एक्सपीरियंस जो है उसका अनुभव के अनुसार वो हमें गाइड करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें बताते हैं कि आपको इन रास्तों पे नहीं जाना है। किस लिए? क्योंकि उन्हें उनका अनुभव होता है। और वही काम जो है इस वक्त जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है और अपने अनुभवों से हमें मार्गदर्शन दिया है कि यदि आप चाहते हैं कि जनता में आपकी ख्याति बने रहे, जनता के बीच आपके संवाद बने रहे, जनता के बीच आपके विश्वास बने रहे और आप दोबारा फिर से जनता के मत को पाना चाहते हैं, तो भ्रष्टाचार से दूर रहिए। और इसको छत्तीसगढ़ की जनता ने और छत्तीसगढ़ के तमाम उन राजनीतिक विशेषज्ञों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस भ्रष्टाचार की वजह से सत्ता से दूर चली गई। 5 वर्षों में जितना भ्रष्टाचार हुआ और वो उजागर हुआ जनता के बीच में, जनता ने उन्हें उखाड़ फेंका। तो ये तो परिणति और परिणाम सभी ने देखा है कपिल जी। ये तो मतलब हाथ कंगन को आरती के और पढ़े लिखे को फाड़ दी क्या, तो ये सब तो हमने देखा है। तो उसके उसी उदाहरण को उन्होंने दिया है और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपने किसी भी कांग्रेस अधिवेशन किसी में भी इस तरह की बातें नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो तो ये बात ही नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार की बात अगर उन्होंने की होती तो आज उनको पूरे देश में ये दिन जो है वो देखना नहीं पड़ता। आलोक मैं जी, लेकिन समझता हूं दीपक वैद्य जी तो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो जनता का जो गाढ़ी कमाई वो जेब में रखते हैं और ये जो पाठशाला लगी इसके बाद भी वो सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दीपक वैद्य के बयान को कैसे देखें फिर आलोक जी? दीपक वैद्य जी के बयान को मैं इस तरह से देखता हूं दीपक वैद्य जी, कि जिस कांग्रेस पार्टी ने शराब में 3000 का घोटाला कर दिया, कोयला खनन में घोटाला कर दिया, पीएससी में युवाओं का हक मार दिया, और वो पार्टी आज 1.5 साल के कार्यकाल और मैं कहता हूं 11 साल के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, बेदाग और पूरी तरह से जनता के लिए काम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। दीपक वैद्य जी को मैं कहता हूं स्वयं आकलन करना चाहिए कि उनकी पार्टी इस वक्त किस रसातल में जा चुकी है और उन्हें कहां पर में काम करने की आवश्यकता है। कपिल जी, चलिए, सहस्त्रांशु जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। सहस्त्रांशु जी, आपका बहुत स्वागत है। सहस्त्रांशु जी, क्या माने जिस तरीके से पाठशाला का आयोजन किया गया है, बीजेपी के विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों को जो है पाठशाला लगाई गई है, बोलने की नसीहत दी गई है, साथ ही भ्रष्टाचार से बचने की नसीहत दी गई है। आपके नेता जो है पीसीसी चीफ साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जो हैं, मंत्री जो हैं, वो जनता की गाड़ी कमाई को रख रहे हैं, इसलिए पाठशाला की जरूरत पड़ी है, नसीहत की जरूरत पड़ी है, लेकिन इन नसीहत जो है काम आने वाली नहीं है। जैसे ये सत्र खत्म होगा वैसे फिर से वो जो है गाड़ी कमाई रखने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो जाएगा। कैसे देखते हैं आलोक जी के जवाब को और आपके नेता के बयान को? सहस्त्रांशु जी। कपिल जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है जी। कपिल जी, सबसे पहले नमस्कार, आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। प्रशिक्षण शिविर, ये हर राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रशिक्षण शिविर करवाती है। ये कांग्रेस में भी प्रशिक्षण शिविर लगातार होती आई है, भारतीय जनता पार्टी भी प्रशिक्षण शिविर करवाती है, लेकिन यह प्रशिक्षण शिविर एक राजनीतिक दल का होता है। एक चुनी हुई सरकार का एक राजनीतिक दल के द्वारा प्रशिक्षण शिविर करवाया जाना, ये कहां तक उचित है? हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हमारे जो उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी, वो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। हमारे वित्त मंत्री जी एक आईएएस है, कलेक्टर रह चुके हैं और वित्त मंत्रालय अपना संभाल रहे हैं। इन लोगों को आप प्रशिक्षण देंगे? इन लोगों को आप बताएंगे कि राज्य को कैसे चलाना है? कहीं ना कहीं इस 17 महीने में आपने छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खोया है। कहीं ना कहीं आप में आत्मविश्वास की अब कमी आ रही है। इस 17 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ की जो माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार है, वो भ्रष्टाचार की राह पर चल रही है। आज उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस प्रशिक्षण शिविर को मैन पार्ट में आयोजित किया जा रहा है, ताकि इन लोगों को यह बताया जा सके कि भ्रष्टाचार को अपने अंदर ही रखो और जो भ्रष्टाचार की कमाई है उसको सीधा केंद्र तक पहुंचाओ, इसको बाहर मत खपाओ। ये इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर प्रशिक्षण की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए।
आप बेरोजगारों का विश्वास खो रहे हैं, आप महिलाओं का विश्वास खो रहे हैं, सड़क के मामले में आपने अपना विश्वास खो चुका है। सहस्त्रांशु जी, आलोक सोनी जी ने कहा है, शायद आपने सुना या नहीं सुना, फिर मैं बात को रिमाइंड कर दे रहा हूं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी, ऐसा संगठन है जो अपने नेताओं को सीख तो दे रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन सीख दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। जैसे कि माता पिता बच्चों को सीख देते हैं कि गलत रास्ते पर ना चलें, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में इस तरह की सीख देखने को नहीं मिलती है। वो आपके अधिवेशनों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं आलोक जी। शायद उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को गौर से देखा नहीं है। कांग्रेस के अधिवेशन में स्वतंत्रता के संग्राम की लड़ाई से लेकर के आज की वर्तमान की राजनीति की बात होती है। उसमें हर तरह की वो बात होती है जिसमें भारत का संविधान सही सलामत रहे, भारत के संविधान पे कोई उंगली ना उठा सके। इस तरह की संविधान की बात क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविरों में होती है? ये संविधान का मजाक उड़ाने का बात करते हैं जो लोग, वो लोग संविधान पे कैसे बात कर सकते हैं? और कांग्रेस की जो सम्मेलनें होती हैं उन पे आप हमेशा देखिएगा संविधान को अपना उचित स्थान देकर के उस पे हमेशा शिविरों का आयोजन किया जाता है और अनुशासन बकायदे कांग्रेस में हमेशा बना रहा है। जवाब ले लेते हैं आलोक जी से, फिर मैं गंगेश द्विवेदी का रुख करूंगा। माननीय खड़गे जी की रैली हुई है, उसको भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ के सभी साथियों ने देखा है किस तरह से अनुशासन के अंदर रह करके पूरे ब्लॉक से स्वस्फूर्त कार्यकर्ता उठ करके आए हैं और भारी बरसात में इतनी बड़ी रैली को ऐतिहासिक सफलता दिए हैं। चलिए मैं जवाब लेता हूं 30 सेकंड में। आलोक जी, आपने कांग्रेस के अधिवेशन को कह दिया था कि भ्रष्टाचार की बात ही नहीं होती है रोकने की, अब थोड़ा जवाब दे दीजिए। वो तो बोल रहे बहुत कुछ होता है। देखिए, एक परिवार के चरण वंदन करने वाले कांग्रेसी और कांग्रेस के नेता आज तक परिवारवाद से उबर नहीं पाए हैं। आज भी एक परिवार के आगे पीछे ही इनकी पार्टी चलते आ रही है। और किस संविधान की बात कर रहे हैं, जिस संविधान का उन्होंने गला घोट दिया था। माननीय खड़गे जी किस परिवार से आते हैं अमित भाई? माननीय खड़गे जी किस परिवार से आते हैं? खड़गे जी की बात कर रहे हैं जो ना तो छत्तीसगढ़ को जानते हैं। किस परिवार से आते हैं? आज खड़गे जी यहाँ पर में छत्तीसगढ़ में आते हैं और पूरी तरह से फ्लॉप शो होता है। और वो आज यहाँ पर में आकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी जी सरकार के ऊपर में बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आकर के छत्तीसगढ़ की जनता से वो ये बात कर रहे हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो बैसाखियों के सहारे। अरे आप छत्तीसगढ़ में आए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता से छत्तीसगढ़ के हितों की बात करिए ना, और बताइए कैसे भूपेश बघेल जी ने, कैसे आपको कांग्रेस की सरकार ने कितने गड्ढे किए, किस सड़क में गड्ढे किए और कौन सी सड़क को बनाया नहीं, और वो गड्ढों के पैसे किसके जेब में गए? कौन सा परिवार है जिसके जेब में वो गड्ढों के पैसे गए? कौन सा परिवार है जिसके जेब में वो घोटालों के पैसे गए? कौन सी पार्टी है जिसके जेब में उन घोटालों के पैसे को रखा गया और इस्तेमाल किया गया? ये बात खड़गे जी ने नहीं बताई। मैं कहता हूं ये बात को जो है दीपक बैद जी को बताना चाहिए, आदरणीय सी कांग्रेस प्रवक्ता जी को भी बताना चाहिए। चलिए दोनों जी को रोकना चाहूंगा, मैं दोनों मेहमानों को सीधा रुख करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गंगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। गंगेश जी, नसीहत पर सियासत हो रही है, जिस तरीके से बीजेपी की पाठशाला लगी है मैनपाट में, विधायकों सांसदों भाजपा के नेताओं को जो है सत्र आयोजित किया गया, तमाम प्रकार की सीख सिखाई गई है। इसमें भ्रष्टाचार से बचने की सीख भी सिखाई गई, जिसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैद जो सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में सरकार किसी की भी रही हो, घोटाले के आरोप जरूर लगे हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। इस सीख के क्या माने देखें बीजेपी के? क्या बीजेपी के नेता मंत्री विधायक क्या भ्रष्टाचार में लेते थे, इसलिए इस लाइन को, जो भ्रष्टाचार से बचने की लाइन को इसमें टैग किया गया है, इस लाइन को कहना पड़ा है नड्डा जी को? और पीसीसी चीफ ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं दीपक बैद ने, वो आरोप कहां तक सही हैं? गंगेश जी देखिए, नड्डा जी की बात से एकदम स्पष्ट है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ठेकेदारों के चक्कर में ना पड़े, उनके चंगुल में ना आए, नहीं तो आप अगला चुनाव हार जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में ठेकेदारों का एक बड़ा एक्सेस है, जो अधिकारियों की मदद से, प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, अपना काम करता है। और ठेकेदारों का काम किस तरह का होता है आप भी समझते हैं। खुलकर भ्रष्टाचार करना उनका उद्देश्य रहता है, अधिक से अधिक मंत्री और मंत्री से जुड़े हुए लोगों को मोबिलाइज करना, और 100 रुपए के काम को में से 40 रुपए तक में उसकी जो एक बात आती है कि 40 रुपए तक का काम मिलने देखा होता होगा, बाकी 60 रुपए के काम, 60 रुपए जो है लोगों के जेब में जाते हैं। और ये जो प्रलोभन है, ये जो भ्रष्टाचार है, कुछ दिन बाद खुलता है। जैसे कभी 15 महीने हुए सरकार, 17 महीने हुए हैं, और स्वास्थ्य विभाग पे लगातार बड़े बड़े आरोप लगना शुरू हो गए, कई सारे घोटाले उजागर हो गए। स्वास्थ्य विभाग के अलावा
वो सारे घोटाले जो थे वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के उजागर हुए। आपकी सरकार के में तो बोल दीजिए, बीच में आप नहीं बोलेंगे। अभी श्याम बिहारी जायसवाल के ऊपर लगातार आपके ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के खास रह चुके हैं, जो पीआरओ रह चुके हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। हम नहीं लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के आदमी लगा रहे हैं। वो ये बीच में टोका टाकी अच्छा नहीं है। आपकी सरकार बहुत ही अभी पूरी तरह से सरकार बैठी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, 17 महीने हो गए हैं, अभी 2 मंत्री का पद खाली है आपके यहाँ, आपकी सरकार तो बैठी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का अलग चल रहा है और नेतृत्व तो दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं उसका पता नहीं चल रहा है। 2 डिप्टी सीएम है, उन लोग में से कम 2 डिप्टी सीएम कुछ सक्रिय दिखते हैं, एक तीसरा चौथा कोना दिखाई देता ओपी चौधरी का, जो आपके वित्त मंत्री है। तो कुल मिला के कहीं केंद्रीय नेतृत्व का कहीं पर दिखाई नहीं देता है, संगठित नेतृत्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सब अपने अपने तरीके से सरकार को चला रहे हैं। और इसके अलावा आप भी बैठे हैं और मैं सारे प्रवक्ता साथियों से मिलता हूँ, कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, कार्यकर्ता बहुत असंतुष्ट है। किसी कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा है। काम केवल वही लोग कर रहे हैं जिनको नड्डा जी ने कहा है, वो नेक्सस काम कर रहा है। अब जब कोई सरकार आती, स्वाभाविक बात है, जिसकी सरकार आएगी उनपे उसके पीछे जिन लोगों ने मेहनत की है उनको उनके मेहनत का फल मिलना चाहिए। जैसे कांग्रेस सरकार आई थी, कांग्रेस सरकार भी अपने लोगों को मोबिलाइज करती है, स्वाभाविक रूप से होता है। तो उसमें ये चीजें अभी नहीं बन पा रही हैं इस सरकार में। कार्यकर्ताओं को उनके छोटे छोटे काम नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? आलोक जी, बड़ी बात जी, मैं तो राजधानी की बात कर रहा हूँ। राजधानी मेरी बात होती है, कई सारे ऐसे पदाधिकारी जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो लेके जाते हैं काम, उनका काम नहीं होता है। तो फिर किस काम की सरकार? तो ये जो नसीहत आई है उसी नेक्सस को तोड़ने की आई है। उस नेक्सस के भरोसे न चलें। अगर आपको लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहना है और आगे सरकार बनाना है तो गठजोड़ से बचे। वो गठजोड़ इतना मजबूत है, आपको याद होगा कुछ महीने पहले मुकेश चंद्राकर, एक पत्रकार की बीजापुर में हत्या हुई है। बीजापुर यानी बस्तर में वो नेक्सस क्रिमिनल ऑफेंस करने से नहीं घबरा रहा है। इन लोगों से बिल्कुल सावधान होने की जरूरत है। इस बात को मैंने पर्सनली वहां से जब घटना के बाद इस तरह से लौटा था तो मैंने पर्सनली आपके प्रदेश अध्यक्ष जी को भी इंगित किया था। एक मीटिंग हुई थी, सारी पत्रकारों को उन्होंने बुलाया था। उस मीटिंग में सार्वजनिक रूप से मैं इस बात को उठाया था कि आप लोग, क्योंकि भाजपा ठीक है सरकार में बैठे आपके ही लोग, लेकिन संगठन आपका गांव गांव तक है, गांव गांव तक आपकी पकड़ है, आप उसको रोकिए। बिल्कुल आलोक जी, रोक सकते हैं उसको। जी जी गंगेश जी, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके साथ सवालों को लेकर। मैं आलोक जी, जिस तरीके से गंगेश द्विवेदी जी का मतलब सिर्फ ये था कि सरकार के जो कुछ नेता मंत्री हैं उनको अगर गलत राह पर चल रहे हैं, भाई 15 महीने होने से हो सकता है 5 साल बाद उनके घोटाले उजागर हों, इससे सीख देना जरूरी थी और ऐसा नजर भी आ रहा था। उनका मामला ये था। साथ उन्होंने पत्रकार की हत्या का जिक्र भी किया, आपके शासनकाल में जो हुई है हत्या उसको लेकर भी जिक्र किया है। क्या आप सहमत हैं गंगेश द्विवेदी जी के जो बात वो कह रहे हैं, जो सवाल वो खड़े कर रहे हैं? गंगेश जी की कुछ बातें हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट जो है मैं जवाब देता हूँ। हाँ, समय का अभाव है, सीधा स्वास्थ्य मंत्री पे अभी तक ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। जो भी मेडिकल सेवा से रिलेटेड जो भी आरोप प्रत्यारोप या कुछ घोटाले उजागर हो रहे हैं वो पूर्ववर्ती सरकार के। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अभी तक हमने मंत्री नहीं बनाए हैं। तो देखिए, संविधान जो इजाजत देता है वो कहता है कि आप मैक्सिमम जो है उस विधायकों की संख्या का आप 13 मंत्री बना सकते हैं। इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि 13 मंत्री बना ही दिया जाए। मैं कहता हूं अगर सरकार को लगता है, पार्टी को लगता है कि 10 मंत्रियों से आपका काम चल सकता है तो आप 10 बना सकते हैं। वो अधिकतम की व्याख्या की गई है, न्यूनतम की व्याख्या नहीं की गई है। इस बात को मैं आपके समाचार चैनल के माध्यम से बता दूं, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी कार्यकर्ता की यदि एक बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जी की उनकी एक्सपेक्टेशन, तो मैं इस बात को भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वे केवल देश सेवा के लिए या आम जनता के मदद के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ता है। वो किसी अदर अपेक्षाओं की जो बात की जा रही है, हम किसी भी अन्य अपेक्षाओं के लिए पार्टी से नहीं जुड़े हैं और ना ही किस तरह की अपेक्षा रखते हैं। हमारे लिए जो अपेक्षा वो यही है कि हमारे प्रदेश में और हमारे देश में रहने वाले हमारे जो गरीब भाई बहन हैं उनका जो निरंतर उत्थान होना चाहिए और आदरणीय मोदी जी जो वहां पर में लगातार योजनाएं चला रहे हैं उनका लाभ वहां तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए हर एक कार्यकर्ता प्रयासरत होता है। तो मैं इन सभी बातों को विराम देता हूं और इस बात को आपके समाचार चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 15-17 महीने गंगेश जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। आलोक जी, बड़ा गंभीर आरोप इस सरकार पे नहीं लगा है और हर एक मंत्री जो है वो अपना काम कर रहा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल, एक मिनट का समय देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कार्यकर्ता कोई भ्रष्टाचार के वहां करने के लिए जाते होंगे मंत्री जी के पास। मैं ये बोल रहा हूँ कार्यकर्ता अपना काम लेके जाते हैं। देखिए, हर कार्यकर्ता के साथ एक जनता का एक समूह जुड़ा होता है। वो लोग जब छोटे छोटे काम को लेकर मंत्री के पास जा रहे हैं और मंत्री अगर उनका काम नहीं कर रहा है
वो ये जरूरी थोड़ी कि भ्रष्टाचार वाला काम ही लेके जाए, वो तो छोटे छोटे काम होते हैं, बहुत सामान्य से काम होते हैं जो जन सहयोग का काम है। हाँ बिल्कुल, वो नहीं हो रहा है आपकी सरकार में। जनहित के काम, सारे काम जो है जनहित से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, मैं बोलता हूं सभी कार्यकर्ताओं के जो जनहित के मुद्दे हैं, जनहित के काम है, जो भी कार्यकर्ता यदि अपने साथ जनहित के काम लेके किसी मंत्री के पास जा रहा है, वो सभी काम हो रहे हैं। ऐसा किसी भी काम पे ब्रेक नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सबसे ज्यादा हमने फोकस किया, जो पिछली सरकार ने छोड़ दिया था, पिछले 5 वर्षों में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास नहीं हुए। आप चाहे तो इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि उन्होंने चलिए मैं जवाब लेता हूं। लोग जी- दोनों मेहमानों को रुकना चाहूंगा। पाठक जी बड़े आरोप लग रहे हैं। आलोक पाठक जी, आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। बस्तर में पत्रकार साथी की हत्या हो जाती है। अभी गंगेश जी ने जिस पत्रकार की बात की, जिसने आपके देखिए ये जो आरोप है, मैं इसको पूरी तरह से निराधार मानता हूँ। एक मिनट आपके हमारे सरकार में आप पत्रकार कर रहे हैं, आपके सरकार में तो जनता भी सुरक्षित नहीं थी। और कैसे कैसे मैंने हत्या आपकी हुई बात है, को पूरी तरह से देखा सुना, आप मेरी बात दिन को दहाड़े सुन मारा गया था बिलासपुर में पत्रकार को, और किस तरह से आए दिन दंगे और फसाद होते थे आपके सरकार में, ये भी आपने हमने आपकी देखी। बात को मैंने सुना, आप मेरी बात सुन लीजिए ना भाई। कर रहे हैं, आपके समय पे तो पत्रकारों को बोलने ही नहीं दिया जाता था। स्वयं आदरणीय जिस पत्रकार ने मुंह चुप कराते थे, ये सभी ने देखा है किस तरह से पत्रकार को मुंह बंद किया जाता था। और आज भी किया जा रहा है विधानसभा में, किस तरह से पत्रकारों के साथ व्यवहार किया गया, इस बात को सभी ने देखा है। सड़क पे आवाज उठाई, उसकी हत्या करवा दी गई है। आज जिस पत्रकार ने श्याम बिहारी जायसवाल पे उंगली उठाया, उस पत्रकार पे मनेंद्रगढ़ पे एफआईआर कर दी गई है। अब दूसरी चीज, आपका जो प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, इसमें गंगेश जी ने कहा कि सरकार को कौन चला रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी चला रहे हैं, अरुण साव चला रहे हैं, विजय शर्मा चला रहे हैं, या माननीय मुख्यमंत्री चला रहे हैं? सरकार को वो जनप्रतिनिधि चला रहे हैं संतु जी, जिसको जनता ने चुना है, जनता ने जो मुख्यमंत्री बनाया है, जनता ने मंत्री बनाया है। सरकार को क्यों जरूरी है कि कोई एक व्यक्ति ही चलाए? जब सरकार ने मंत्री नियुक्त किया तो मंत्री अपना काम करेगा, मुख्यमंत्री नियुक्त किया मुख्यमंत्री अपना काम करेगा। आप क्यों चाहते हैं तानाशाही का शासन हो? और जिस तरह से सारे निर्णय लेते थे, वही रास्ता हम भी अपना मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ में, और लोकतांत्रिक आप संविधान की बात करते हैं और लोकतंत्र को गला घोटने की बात करते हैं। दोनों तरह से चलिए दोनों मेहमानों को रुको, समय का अभाव है, दोनों मेहमानों को रुको। क्षमा चाहूंगा आलोक जी और पाठक जी, समय का अभाव है। हमारी चर्चा व्यवस्था बनने के लिए गंगेश द्विवेदी जी आपका साथी, शास्त्रांशु जी आपका साथी, आलोक सोनी जी आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज बात जो है नसीहत पर सियासत की हो रही थी, बीजेपी की पाठशाला को लेकर हो रही थी, लेकिन देखना होगा कि आने वाले 3.5 सालों में ये जो नसीहत, ये जो पाठशाला है बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को, भाजपा सांसदों को, विधायकों को कितनी कारगर साबित होने वाली है। इसका जो नतीजा है, जो परिणाम है, वो आने वाले समय में देखने होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।